शुरू करते हैं नॉट अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। हम टाइप्स ऑफ मनी पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम क्रेडिट मनी की बात करेंगे और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अराउंड 1980s के आसपास मनी सप्लाई की कुछ डेफिनेशन दी थी जो चेंज हो गई बीच में। क्लासिफिकेशन 4 है, M1 M2 M3 M4 या M0 M1 M2 M3। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों किए गए थे? क्योंकि मनी को एज आई सेड अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो भाई कोई गोल्ड को भी मनी बोलता है, कोई सिर्फ करेंसी नोट को मनी बोलता है, कोई डॉलर को भी मनी बोलता है। तो आरबीआई ने कहा कि भाई हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम लोगों को कुछ ज्ञान दें। व्हाट इट क्लियर? तो आप बोल सकते हैं कि अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है वो पार्ट ऑफ द सिलेबस पूरा इससे हटके है बेसिकली। तो आरबीआई कह रहा है कि हम मनी को डिफाइन करेंगे बट अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन के हिसाब से डिफाइन करेंगे। हम मनी का कैरेक्टर नहीं बताने वाले, वो तो सबको पता है। हम ये बताएंगे कि मनी की सप्लाई करना हमारा काम है, तो उसके हिसाब से आरबीआई ने आपको डेफिनेशन देती है। व्हाट इट, खैर वो बाद में आएगा, पहले हम क्रेडिट मनी के ऊपर चलते हैं। लास्ट ईयर दोज हु डिड द क्लासेस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब, कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर शादी का कार्ड आया था, गए बढ़िया खाए पिए ढेर सारा और वहां शगुन नहीं देखे आए तो क्रेडिट कार्ड हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले दुनिया में जो बैंकिंग स्टार्ट हुई, डिजिटलाइजेशन, वो बेसिकली स्टार्ट हुई किससे बच्चों? एटीएम कार्ड से। लॉजिक समझ में आया? इट स्टार्टेड विद व्हाट? एटीएम कार्ड। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? सबको समझ में आ गया? एटीएम कार्ड का काम क्या होता था? आप एटीएम मशीन में जाइए, कार्ड ठूसिए और पैसा निकाल लीजिए। फिर एटीएम कार्ड का फंक्शन थोड़ा सा बढ़ा और शॉपिंग करने के लिए भी लोग इसको इस्तेमाल करने लग गए। शॉप पे जाइए आप, मशीन होती है वहां पे, आप मशीन में कार्ड इंसर्ट करिए, जो आपका बिल है वो टाइप किया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से अचानक से पैसे कट जाएंगे। तो सर डेबिट कार्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ड्रेबी और ड्रेबरे इन अकाउंटेंसी, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग तोते टाइप के हैं, जो लिखता हूं वही बोल देते हैं। इंग्लिश मीनिंग होता है चिल्ड्रन इसका बेनिफिट। तो आपको एक्चुअली आपके एटीएम कार्ड से बेनिफिट मिला है, दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड। और अब मार्केट में जितने भी कार्ड आते हैं इस तरह के चिल्ड्रन, उन्हें क्या बोला जाता है? एटीएम कम डेबिट कार्ड। मतलब सर एटीएम कम है, डेबिट कार्ड ज्यादा है? कम मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल। अब इसके बाद शॉपकीपर्स ने क्या सोचा रियल लाइफ में कि भाई जिसके पास एटीएम कार्ड होगा हम उसको तो प्रोडक्ट या सर्विस दे पाएंगे, और जिसके पास नहीं होगा ठेंगा उसको कुछ नहीं दे पाएंगे हम। तो कुछ ऐसा बैंकिंग सिस्टम लाया जाए जिसमें जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं भी है वो भी हमारी सर्विसेज ले पाए। तो एटीएम या डेबिट कार्ड में व्हाट हैपेंस कि जब आप शॉपिंग करते हैं वेरी इंस्टेंटली आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो मान लीजिए आपने 10:15 पे शॉपिंग की चिल्ड्रन, तो तुरंत 10:15 पे कार्ड स्वाइप किया, पासवर्ड ओटीपी दिया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट के शॉपकीपर के अकाउंट में चला जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई या बिल्कुल नहीं आई? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? अब सोचा ये गया कि भाई सौरभ सर के पास तो एटीएम कार्ड है ही नहीं, बट हम उनको अपनी सर्विस कैसे दें? तो बैंकिंग सिस्टम में एक नए तरीके का प्लास्टिक मनी इन्वेंट किया जिसका नाम रख दिया गया क्रेडिट कार्ड। बिकॉज क्रेडिट मनी का तो बहुत बड़ा मीनिंग है, बट जब हम इसको पढ़ते हैं तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले यही आता है, देयर इज समथिंग लाइक क्रेडिट कार्ड, बट क्रेडिट मनी और बड़ा है बेसिकली। तो अब इसका काम क्या होता है? मैं बैंक गया, मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, बैंक ने मेरे को एक बढ़िया सा कार्ड दिया जिसपे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, और बैंक ने बोला कि आप इस कार्ड को लेकर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं जहां पे ये एक्सेप्ट किया जाएगा, और आपको इंस्टेंट पैसे देने की जरूरत नहीं है, नीदर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई रिपीट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बट मेरे को पैसा देना कब पड़ेगा? तो बैंक वालों ने बोला कि भाई हम बिल देंगे आपको और कुछ दिन के बाद आप पेमेंट दे दीजिएगा। तो मैं कार्ड लेके 16 अप्रैल को पैंटालून के शोरूम में जाता हूँ और 5,000 रुपए की शॉपिंग कर लेता हूँ, और मैंने कार्ड स्वाइप किया। ज्यादातर केसेस में कार्ड स्वाइप के केस में ओटीपी नहीं आता है, बट अगर आपके कार्ड पे फंक्शन है तो वो भी आएगा। अब 5,000 रुपए में से पैंटालून्स वालों को कल सवेरे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे? 4,750। सर ये तो उनका नुकसान हो गया, बिजनेस भी तो मिला। उन्होंने 2,000 का कपड़ा मेरे को 5,000 में चिपकाया है,
हैड आई नॉट बीन प्रोसेसिंग दिस कार्ड, तो शायद मैं उनसे कपड़े खरीदता भी ना। तो उनको बिजनेस भी तो मिला, चलो 250 कटा, कोई बात नहीं। ये 250 रुपए सर किसकी जेब में जाएगा? ये 250 रुपए में से कुछ पैसा जाएगा उस बैंक की जेब में जिसने मेरे को क्रेडिट कार्ड दिया, और बाकी पैसा जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी की जेब में जो इस बात का रिस्क कवर करेगी कि अगर सौरभ सर भाग जाते हैं, पैसे नहीं देते, तो हम अपनी जेब से आपको पैसा देंगे, जिस कंपनी की गुडविल उसके ऊपर होगी। वीजा, मास्टर कार्ड अमेरिकन कंपनीज हैं, अपने देश में रुपए चलने लग गए आजकल। इसकी कहानी भी बताई थी बीच में, फिर कभी बता दूंगा जब बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो। ओके, तो अब अल्टीमेटली 250 रुपए पैंटालून वालों का कट गया। 22 ऑफ अप्रैल इज द डेट जब मेरा बिल बनेगा, और 25 तारीख को ये बिल बाय कोरियर मेरे पास आ गया, ईमेल तो सेम डे आ गया, और मेरे पास 1 मंथ का टाइम है इसको पे करने का। सुनाई पड़ रही है बात? 1 मंथ का टाइम है इसको पे करने का। तो मैं 25 ऑफ मई तक पेमेंट कर सकता हूं। और शॉपिंग कब की थी हमने? 16 अप्रैल तक। तो लगभग 1 महीने 10 दिन का टाइम मेरे को मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मेरी सैलरी आएगी तो मैं अगले महीने पे कर दूंगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूज किया जाता है उन लोगों के द्वारा जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो स्टिल शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं। तो ये तो मैंने गुड साइड ऑफ क्रेडिट कार्ड आपको दिखाया। द बैड साइड इज, अगर आपने 25 मई तक पेमेंट नहीं किया, साल भर बस इनका पेमेंट रोक लीजिए, आप विजय माल्या की कैटेगरी में आ जाएंगे। घर बार सब आपका लूट के ले जाएंगे ये लोग। एटीएम कार्ड से पहले तो पैसे नहीं निकलते थे, बट एज ऑफ टुडे आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलता था, बट एज ऑफ टुडे आप एटीएम मशीन में जाके पैसा भी विड्रॉ कर लेंगे, 2.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। जितने बजे आपने पैसा निकाला, इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट। 1 साल तक अगर पैसा इस्तेमाल कर लिया, 30% आप इंटरेस्ट देंगे। इसीलिए बैंक हर दूसरे दिन आपके पापा मम्मी को फोन करते हैं, सर वुड यू लाइक टू टेक आवर क्रेडिट कार्ड? समझ में आया कि नहीं? तो पापा के बोलते हैं, ब्रिंग योर नेक, आई वांट टू कार्ड दैट। समझ में आई बात? तो क्रेडिट कार्ड सबसे खतरनाक आइटम है इस दुनिया का, लोगों को इसको लेने से बचना चाहिए, क्योंकि काफी लोग इसको अकल लगाकर इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। खैर, तो ये बात सबको समझ में आ गई, व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड एज सच। चलिए, तो क्रेडिट मनी की बात करते हैं चिल्ड्रन। तो क्रेडिट मनी बेसिकली जो भी चलता है वो आपकी रेप्यूटेशन पे, आपकी गुडविल पे चलता है बच्चों। सुनाई पड़ी बात? तो यहाँ पे लिखा भी है, मनी वैल्यू इज मोर एंड कमोडिटी वैल्यू इज लेस। तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख रुपए की लिमिट है, तो आप 2 लाख रुपए की शॉपिंग तो कर सकते हैं, बट वो प्लास्टिक का कार्ड कितने का होगा? मुश्किल से 25 रुपए का, उससे ऊपर नहीं होगा। कभी अगर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हो तो आपको लगता होगा आज अप्लाई किया था, आज 2 महीने बाद रहा है, इतना टाइम क्यों लगता है? एटीएम कार्ड तो आपको 48 आवर्स के अंदर रिलीज हो जाता है, बट व्हाई इट टेक्स 2 मंथ्स? वर्ल्ड वाइड आपके क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन लिस्टिंग कराया जाता है, ताकि आप कहीं पे भी कार्ड को इस्तेमाल करें तो आपको खाली हाथ वापस ना आना पड़े। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को आपका बैंक ईमेल्स करता है, मैसेज भेजता है, ये क्रेडिट कार्ड नंबर है, इसको इस नाम से रजिस्टर कर लीजिए, सो दैट कल को हमारा पर्सन जब आए, हमारा कस्टमर आए, तो आप उसको डिनाई ना कर पाए। बात समझे कि नहीं समझे? पक्का? चलिए, सो क्रेडिट कार्ड, बैंक डिपॉजिट्स आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ क्रेडिट मनी। सर हाउ बैंक डिपॉजिट इज एन एग्जांपल? भाई सिंपल सी बात है, आपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट कराया 5 लाख रुपए का, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, और बैंक आपको 10 साल के बाद पैसे देगा। समझ में आ गया? कितने साल के बाद? 10 साल के बाद पैसा देगा, पर एनम आपका 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो साल भर का 40,000 इंटरेस्ट हो गया। चलो, साल भर का 40,000, तो 10 साल का इंटरेस्ट हो गया 4 लाख, 5 लाख प्रिंसिपल है, लगभग मान लीजिए 9.25 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। कितनी बात सुनाई पड़ी है? पक्का? 9.25 लाख रुपए आपको 10 साल बाद मिल जाएगा। 7th ईयर में आपको चाहिए लोन। व्हाट बैंक वुड से, आप अपना फिक्स डिपॉजिट हमारे यहाँ गिरवी रख दीजिए, हम इसके अगेंस्ट आपको लोन दे देंगे। सो दिस बैंक डिपॉजिट एक्ट्स लाइक क्रेडिट मनी। बात समझ में आई सबको? कंफर्म? चलिए, समृद्धि यू जॉइंड अस जस्ट नाउ चाइल्ड। मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, तो अभी वीडियो फ्लोट हो जाएगा, तो इसको एक बार रिव्यू कर लेना, ठीक है? ओके सर। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब सबको समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहले क्रेडिट मनी का फॉर्म समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोकन मनी। प्लीज वो वाला टोकन मत समझ लीजिएगा जो साइकिल स्टैंड वाला आपको देता है। ओके, तो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए इंडिया में आप 10 रुपए का कॉइन,
₹5 का कॉइन, ₹2 का कॉइन, ₹1 का कॉइन यूज करते हैं. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? टोकन कॉइन. वैल्यू ऑफ मनी इज मोर देन मेटल. सर कल तो आप कह रहे थे कि मेटल मेल्ट हो गया है, मैं आज भी वही बोल रहा हूं. सर मतलब क्या हुआ? दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. 10 रुपी का कॉइन है और इसको बनाने में लगते हैं 15 रुपए. सुनाई पड़ी बात? मनी वैल्यू इसकी जो है वो 10 रुपए है, बट बनाने में कितने लगे? 15. इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर. इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर. 15 रुपए का मेटल लगा इसमें, बट फेस वैल्यू इज लेस. ये है टोकन मनी नहीं. ये टोकन मनी नहीं है. बट अगर 10 रुपए का कॉइन गवर्नमेंट दे रही है मार्केट में और बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में कितने लग रहे हैं? सिर्फ 2 रुपए. तो एक तरह से गवर्नमेंट ने किया क्या? 2 रुपए का लोहा आपको दिया और बदले में कितने रुपए में आप इसको यूज कर रहे हैं? 10 रुपए में. तो 8 रुपए तो उधार हो गया ना. नहीं समझ में आई बात? मैं आपको 100 रुपए का एक बॉल पॉइंट पेन दूं और बदले में 100 रुपए का कुछ फूड आइटम आपकी शॉप से ले लूं, तो आप बोलेंगे हाँ एक्सचेंज बराबर है, कोई उधारबाड़ी नहीं है. मैं आपसे बोलूं कि मेरे को फूड आइटम दे दीजिए, बर्गर, पिज्जा, मोमोज वगैरह कुछ भी, फ्रेंच फ्राइज, मैं 2 महीने के बाद आपको पैसा दे दूंगा. तो आपने मेरी रेप्यूटेशन का ध्यान रखते हुए मेरे को फ्रेंच फ्राइज नहीं दिया, दे दिया, तो उधार लिया मैंने आपसे. तो वही चीज तो गवर्नमेंट भी कर रही है. गवर्नमेंट हमको 2 रुपए का कॉइन देती है. कॉइन 10 रुपए का है, बट उसको बनाने में कितने पैसे लगे? 2 रुपए. और हम उसको 10 रुपए का कॉइन समझ के गवर्नमेंट से लेते हैं. तो ऐसा समझ लीजिए, यू वेंट टू अ बैंक और आपने बैंक में मैनेजर से कहा कि मेरे को दे दीजिए 100 रुपीज. बैंक मैनेजर सेड नो प्रॉब्लम. बैंक ने आपको 10 रुपए के 10 कॉइन दे दिए. कितने पैसे आ गए आपके पास? 100. एक्चुअली कॉइन क्या बैंक मैनेजर अंकल ने अपने घर में बनाए थे? बिल्कुल नहीं. कहां से आए थे? आरबीआई से. आरबीआई के बिहाफ पे, सॉरी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई कॉइन बना रहा है. एक कॉइन जिसपे वैल्यू छपी कितनी है? 10. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज जस्ट 2 रुपी. तो गवर्नमेंट ने आपको कितने रुपए का मेटल दिया है? 20 रुपए का 10 कॉइन दिए ना. और ये कितने का है? 2 का. और कितने रुपए में आप ले गए उसको? 100. तो 80 रुपीज की रेप्यूटेशन गवर्नमेंट की आप लेके गए हो 20 रुपए के मेटल के साथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? समझ में आ रहा है? तो टोकन कॉइन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. ईदर मनी वैल्यू विल बी मोर, इंट्रिंसिक वैल्यू वुड बी लेस, या उल्टा हो जाएगा. बात समझ में आ गई? तो अगर 10 रुपए के कॉइन में 2 रुपए का ही मेटल लगाए बस, तो आप उसे क्या नाम देंगे चिल्ड्रन? टोकन है ये. इट्स अ टोकन. आई रिपीट, इट्स अ टोकन. आपने अपनी कार पार्क की शॉपिंग मॉल में, 100 रुपीज इज द पार्किंग फीस. तो वो जो 100 रुपी की रेसिप्ट उसने दी है बच्चों, क्या उस कागज को बनाने में 100 रुपए लग गए? इट्स अ टोकन, रिप्रेजेंटेशन बेसिकली. तो यहां पे भी हम टोकन उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. क्रेडिट मनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेटल 2 रुपए का है, बट आप गवर्नमेंट से उसको कितने रुपए का समझ के ले रहे हो? तो गवर्नमेंट ने आपको 10 रुपए का कॉइन नहीं दिया, 2 रुपए का मेटल और 8 रुपए की रेप्यूटेशन आपको दी है. समझ में आ रही है बात? उल्टा कर दीजिए इसको. रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी 100% backed and is fully redeemable in commodities such as gold और सिल्वर. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. ब्रिटिश एरा में चिल्ड्रन कुछ सिल्वर कॉइन्स चला करते थे 1 रुपी के, और वो चांदी ओरिजिनल होती थी. आज अगर मार्केट में सिल्वर का रेट 74,000 रुपी पर किलोग्राम है, तो आपको 10 ग्राम का कॉइन बाजार में कितने का मिलेगा? 740 का. लोकल मार्केट में आप तनिष्क या इन ब्रांडेड शोरूम में चले जाएंगे तो वो 900 950 रुपए चिपका देंगे आपको. क्यों? उनकी कॉस्ट है, उनके एक्सपेंसेस है. बट आज बच्चों क्या वो कॉइन बाजार में 1 रुपए का चलता है? बिल्कुल नहीं चलता. तो सर उस समय क्यों चलता था? क्योंकि उस समय सिल्वर, गोल्ड ही मोस्ट नोन मेटल्स थे और काफी लोग इनकी प्रोसेसिंग करना जानते थे. तो लोगों ने सोचा चलो कॉइन इसी का बना देते हैं. आई रिपीट चिल्ड्रन, कॉइन इसी का बना देते हैं. तो विलेजेस वगैरह में 50 इयर्स अगो जब शादियां होती थी तो लोग अपने घर से गेहूं, दाल, चावल ये गिफ्ट किया करते थे. आज अगर आपके घर में कोई वेडिंग कार्ड आता है तो मम्मी क्या कहती है? चलो 10 किलो चावल की बोली दे जाए. पापा कहेंगे तुम घर ही बैठो, तुम कौन लेके जाएंगे? और आप उससे बड़े महान, अच्छा एक काम होता है 50 किलो आटे की बोरी ले आते हैं. 40 रुपए किलो का आटा है, 50 किलो आटा हो गया 2000 का, और 100 रुपए और दे देंगे, 2100 का शगुन हो जाएगा. नो.
तो टुडे डू वी कैरी दीज ईटेबल्स? नो, जमाना बदल गया, मोनेटाइज्ड हो गया। तो अगर आपको किसी शादी में 10 किलो चावल देने हैं तो पापा वुड गिव द आइडिया कि 1100 रुपीज का लिफाफा बना लेते हैं। सर 1100 का लिफाफा, इतना पेपर इस्तेमाल होगा? अरे मतलब एनवलप छोटा रहेगा, उसके अंदर 1100 रुपए डाले जाएंगे। कुछ लोग कॉपी देंगे क्लासमेट की अपनी, रख लीजिए, आज आपकी शादी है, कल को बच्चों उनके काम आएगी, अगली बार से आपके खानदान को काट देने तक नहीं आएंगे। तो ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? तो उस समय भी गिफ्ट था, बट वो रिप्रेजेंटेटिव गिफ्ट था। लॉजिक समझ में आया बच्चों? लॉजिक समझ में आया बच्चों? पक्का? चलिए, तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, आज नहीं चलता बाजार में। तो राजा बीरबल, सॉरी, राजा अकबर बहुत खुश हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत खुश हो गए, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पे, और कह रहे सौरभ सर को 100 सोने की अशर्फियां दे दी जाए, गोल्ड कॉइन। समझ में आ गया? तो आज अगर एक 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन बाजार में आता है, जिसपे लिखा तो 1 रुपए होता है, बट क्या उसमें सिल्वर 1 रुपए का होता है चिल्ड्रन? नो, आज आप उसको रिप्रेजेंटेटिव मनी बोल सकते हैं, कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 रुपए, बट एक्चुअली उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, और वो सर्कुलेशन में नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? अरे ऑब्वियस सी बात है, 1 रुपए उसके ऊपर लिखा है, बट मेटल कंटेंट कितना है? 740। तो अगर आपको कोई 1 रुपए का सिल्वर कॉइन देगा, तो आप उसको मेल्ट करके उसका सिल्वर निकाल के बाजार में 740 रुपए में बेच देंगे। सुनाई पड़ी है बात? उस जमाने में 1900 सेंचुरी का जब स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे सिल्वर 1 रुपए का उतना ही बड़ा होता था बस, तो लोग उसको 1 रुपए में इस्तेमाल कर लेते थे। एज ऑफ टुडे सिल्वर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो 1 रुपए में इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है। प्लस दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उसकी डिविजिबिलिटी नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, उसकी डिविजिबिलिटी नहीं है। गॉट इट क्लियर? तो अकबर दी ग्रेट के कोर्ट में अगर उनको बहुत अच्छा लगा मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट, और उनको मेरे को लेटेस्ट से 10 रुपए देना है, और एक गोल्ड कॉइन के ऊपर 10 लिखा है, तो उस जमाने में उतना गोल्ड 10 रुपीज का था, उतना गोल्ड 10 रुपीज का था। बट आज ये 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन 62,000 रुपीज का है। तो आज क्या गोल्ड कॉइन आप देंगे? नहीं देंगे। गॉट इट क्लियर? आजकल अगर आप किसी को लेटेस्ट से शादी ब्याह में 5100 रुपीज का गिफ्ट देना चाहते हैं, और एक सिल्वर कॉइन लेटेस्ट से 1000 रुपीज का है, तो पापा क्या बोलेंगे? चलो 5 कॉइन इनको गिफ्ट कर देते हैं। समझ में आया? तो इंस्टेड ऑफ 5100 गांधी जी वाला नोट, यू कैन गिफ्ट 10 कॉइन्स। समझ में आ रही बात? तो उस जमाने के टोकन मनी को हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते थे। जितना ऊपर लिखा है उतने में वो कन्वर्ट हो जाएगा। एज ऑफ टुडे ऐसा नहीं होता। अब लोग क्या मेरे से क्वेश्चन करेंगे, सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती, सिल्वर कॉइन ले, उसके ऊपर 740 लिख दे, कल को सिल्वर का रेट बढ़ जाएगा, आप गवर्नमेंट को कॉइन वापस देके आएंगे, ए रेट बढ़ गया अब 890 हो गया, उसके ऊपर 890 लिख दो जरा। सर वो एक मार्कर ले लेंगे साथ में, हम ही लिख दिया करेंगे। पॉसिबल नहीं है। तो मेटल की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बढ़ गई, बट रुपी की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ी। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा इन सिल्वर कॉइन्स को अपनी गुल्लक में रखो, इसकी बैकिंग के बेसिस पे उतना मेटल खरीदते हैं, स्टील, आयरन, कॉपर, जिंक एंड ऑल, उसका एलॉय बनाते हैं और बाजार में वो चलाएंगे। इसलिए एज ऑफ टुडे रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी किसी भी कंट्री में नहीं चलता है, क्योंकि जिस मेटल से वो बना है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, बट फेस वैल्यू आप उसकी बढ़ा नहीं सकते। समझ गए बात को? सर्क्यूलेटिंग प्रोमिसरी नोट, मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटेंसी में क्लास 11 में, देयर इज समथिंग कॉल्ड हुंडी। गांव वगैरह में लोग उधार वगैरह लेते थे तो अपना अंगूठा लगाते थे, दैट वाज कॉल्ड एज हुंडी। बट जब एजेस इवॉल्व हुई, मैनकाइंड का डेवलपमेंट हुआ, उस हुंडी को हमने बोल दिया बच्चों व्हाट? बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर इसको बनाने वाला इंसान सेलर था, और अगर बायर एक कागज के टुकड़े पे लिखे आई प्रॉमिस टू पे यू द मनी, देन यू विल कॉल इट एज व्हाट? प्रॉमिसरी नोट। व्हाट इट क्लियर? तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट की फी ड्यू है, मैंने एक कागज के टुकड़े पे लिख दिया, मैंने लिखा, स्टूडेंट ने नहीं, तो उस कागज के टुकड़े को आप क्या बोलोगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट खुद मेरे को लिख के दे रहा है, सर आई प्रॉमिस टू पे द फी बाय टुडे, देन दैट पीस ऑफ पेपर इज नोन एज व्हाट? तो वैसे ही हमारी कंट्री में चलने वाला करेंसी नोट 1 रुपए का छोड़ के बच्चों सब पे क्या लिखा होता है? गवर्नर के सिग्नेचर के ऊपर आई प्रॉमिस टू पे द बेगर बेरर अ सम ऑफ। ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसा 1000 रुपए के नोट पे नहीं लिखा होता, क्योंकि अब 1000 रुपए का नोट नहीं चलता।
500 के नोट पे है, 100 पे है, 50 पे है, 20 पे है, 10 पे और 100 पे भी है. So I promise to pay the bearer a sum of rupees so and so, and it is signed by whom, children? Governor of, थोड़ा सा गलत है, इंडिया का कोई गवर्नर नहीं होता, इट इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई. और आगे देखिए सच्चाई भी लिखी है, कमोडिटी वैल्यू इज मच लेस. तो सर ये पिंकी आंटी जो है 2000 रुपए का जो नोट है, क्या इसको बनाने में 2000 रुपए लगते हैं? सर ये शाहिद कपूर बता देगा कितने पैसे लगते हैं, उसने बड़े बनाए हैं सर 2000 के नोट. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये शाहिद कपूर कहाँ से चलाया, वो अपने एक वेब सीरीज देखी होगी ना फर्जी, उस पे वो आर्टिस्ट नोट बनाते हैं. कभी ये सब काम मत करिएगा, नहीं तो पता लगा आपके साथ साथ मैं भी जेल चला जाऊं कि आइडिया सर ने दिया था. व्हाट एन आइडिया सर जी. तो ये 2000 का नोट बनाने में 40 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं आता. अमेरिका में एक इंसान ने ऐसा किया था, उसने कबाड़ी से वही मशीन खरीद ली जो अमेरिकन मिंट ने डिस्कार्ड की थी. इंक चुरा के ले आया वहीं से जहां से इनको इंक मिलती थी, और पेपर वहीं से चुरा के ले आया जहां से ये पेपर खरीदते थे. तो हमारा नोट भी एज गुड एज ओरिजिनल ही हो जाएगा. ओके, तो 40 रुपए लगते हैं, 2000 का नोट बन जाता है, या मान लीजिए 100 रुपए भी लगते हैं और 2000 का नोट बन जाता है. तो अल्टीमेटली आप 2000 रुपए का नोट नहीं ले रहे गवर्नमेंट से, आप 40 रुपए का नोट और 1960 रुपए का भरोसा गवर्नमेंट का ले रहे हैं. अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ जो करेंसी चलती है वो किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. हाँ, कुछ केसेस में टोकन कॉइन होते हैं, 2 रुपए का कॉइन बनने में 2 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के. बट बच्चों 10 रुपए का जो कॉइन बनता है ना, उसमें 12-15 रुपए खर्च नहीं होते, वो भी 2-3 रुपए में ही बन जाता है. समझ में आई बात या नहीं? पक्का? चलिए, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? आई हैव अ सेविंग अकाउंट इन अ बैंक, और आपके पापा ने अपने बिजनेस का बच्चों एक ओपन कर लिया करंट अकाउंट. समझना क्या? बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, थोड़े मोड़े ट्रांजैक्शन कर लीजिए चल जाता है, बट एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इट इज इलीगल टू ऑपरेट योर बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू सेविंग अकाउंट. हाईली इलीगल चिल्ड्रन. ओके, तो आपने सेविंग अकाउंट में 20 लाख रुपीस और पापा ने करंट अकाउंट में 200 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है. अब आपको पैसे की जरूरत है, तो क्या करेंगे आप? बैंक से कहेंगे दिखाओ मेरा पैसा कहां पड़ा है, किस डिब्बे में रखा है मेरा पैसा. देयर इज नो डिब्बा चिल्ड्रन. बैंक के रिकॉर्ड्स में आपका पैसा होता है, मेजॉरिटी पैसा आपका लोन पे बटा रहता है. जब आपको किसी को पेमेंट करना है, आप एक चेक बुक से चेक लीफ पढ़ते हैं, उस पर नाम लिखते हैं, उस पर्सन को दे देते हैं, वो पर्सन अपने बैंक में उसको डिपॉजिट करता है, उसके बैंक वाले आपके बैंकर के पास आएंगे और पैसा ले जाएंगे. इतनी बात समझ में आ गई? तो आप जिसको पैसा दे रहे हैं एक्चुअली वो कौन है? आपका क्रेडिटर. और आपने जब बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक भी आपको एक बोझ समझता है. तो हमारे घर वाले भी कभी कभी यही बोलते हैं, तो अब उनसे बोल दिया करिए लायबिलिटी बोल लो, अच्छा लगेगा थोड़ा. तो आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, आप बैंक के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है. समझ में आई बात कि नहीं? तो बैंक के लिए यू आर एक्टिंग एज अ क्रेडिटर. समझ में आ गया? और कुछ लोग मेरे से पिछली क्लास में गई और बहस कर रहे थे, मतलब बहस कर रहे थे कि सर अगर आरबीआई 15,000 करोड़ रुपए की करेंसी छापता है तो उसके पास 15,000 करोड़ रुपए की बैकिंग होनी चाहिए. किसी जमाने में ऐसा होता था, एज ऑफ टुडे ऐसा नहीं होता. इंडिया में तो था भी, यूएस में तो कभी ऐसा रहा ही नहीं. वहां तो 3 चीजें चलती थी, पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो, पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो. इसीलिए those donkeys every 5, 7, 10 years keep on facing financial problems. इतना नोट छाप देंगे, सॉरी डॉलर छाप देंगे, इतना डॉलर छाप देंगे और इतना उधार बांट देंगे बिना सोचे समझे कि पर्सन की रीपेइंग कैपेसिटी है भी या नहीं है. तो अमेरिका में जो रिसेशन आया था 2004-5 में, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, आपने छाप दिए 1 लाख करोड़ डॉलर्स, कंट्री में उतनी जरूरत नहीं है, लोगों ने एमबीए करने के लिए, पढ़ने के लिए, लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज गिरवी रखी और उसके बाद पढ़ाई की. वो पैसा पूरी दुनिया में बढ़ता है. सर कैसे बढ़ता है? भाई मैं एक अमेरिकन बैंकर हूं, आप एक अमेरिकन स्टूडेंट हैं, आप बैंक में आते हैं, $50,000 का लोन लेते हैं जिसको कॉलेज में फीस के फॉर्म में दिया जाता है. कॉलेज उसमें से कुछ सैलरी प्रोफेसर्स को देता है और कुछ पैसे इंडिया आते हैं, बुक्स यहां से छप के वहां चली जाती हैं, तो पैसा इंडिया आ गया. और सोचा जा रहा था जब उस बच्चे का जॉब लग जाएगा तो वो रीपेमेंट करेगा. समझ में आ गया?
बट खर्चा इतना ज्यादा करते हैं वो लोग, सेविंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो रीपेमेंट करने की पॉसिबिलिटी बनी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके पापा ने अपना घर गिरवी रखा था, चलो उसको बेच दें। जब मेजॉरिटी अमेरिकन ने लोन लिया है, उनके पास पैसे हैं नहीं, तो बैंक जब पापा का घर भी बेचने जाएगा, ऑक्शन में कोई बायर आएगा चिल्ड्रन? ऑक्शन में कोई बायर भी नहीं आएगा। तो हमारे पास घर, जमीन, जायदाद गिरवी पड़ी है, बट ऑक्शन करते टाइम उसके बायर्स हमारे पास हैं ही नहीं बेसिकली। तो अब अमेरिकन बैंक्स फ्लॉप हो गए क्योंकि पैसा रीपे नहीं हो पा रहा। उन्होंने प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट किया अपने यूके के बैंक्स पे, अपने इंडिया के ब्रांचेस में, कि आप अपना प्रॉफिट हमको दो, ताकि हमने जिनसे डिपॉजिट लिया है, लोन तो वापस आ नहीं रहा है, हम वो इंडिया की ब्रांच से लिया हुआ प्रॉफिट लोन रीपे करने में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से उनका रिसेशन हमारे देश तक खिंचा चला आया। बट हमारे यहाँ बेनिफिट क्या था? 70% ऑफ द इंडियंस लिव इन रूरल एरियाज, तो इसलिए इनका जॉब वगैरह खत्म नहीं हुआ। हाँ, जो शहर में था उन्होंने तो सुसाइड वगैरह कर लिया था। तो इंडिया में ऐसा नहीं है चिल्ड्रन, इंडिया में हमारे पास सफिशिएंट बैकिंग होती थी, और वो बैकिंग इतनी ज्यादा है रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली। एज ऑफ टुडे इट इज ट्रूली सेड कि अगर आरबीआई 1000 करोड़ की करेंसी छापता है तो उसके पास 1000 करोड़ की बैकिंग नहीं होती। बट कंट्री में स्कोप इतना ज्यादा है कि कभी भी ऐसा होगा नहीं कि सारे के सारे लोग एक साथ बैंक पहुंच जाएं, लो मेरा पैसा वापस दो। रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। 0.0000001% अगर आप मान ले ऐसा होगा तो सही में सब बेकार हो जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होने वाला। समझ में आया? तो अमेरिकन गवर्नमेंट की हालत एकदम फिसड्डी है। tradingeconomics.com वेबसाइट में आपको बहुत बार दिखा चुका हूं लास्ट सेशन में, आज फिर देखिएगा, ग्रोथ रेट वही 2-2.5% वाला है। खैर, सो लिखा भी हुआ है, सच डिपॉजिट्स डू नॉट हैव एनी बैकिंग इन टर्म्स ऑफ एनी बुलियन, गोल्ड और सिल्वर। अंकित जी, कुछ आत्मा शांत हुई आपकी? गॉट इट क्लियर? डेज वर देयर, आई अग्री, 60s 70s तक ऐसा चला है चिल्ड्रन। 91 में जब हमने आईएमएफ के पास अपना गोल्ड गिरवी रखा था, आईएमएफ ने हमको उधार दिया था, बट उसके बाद लोगों को समझ में आ गया इंडिया इज द बेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन। पैसा इतना आने लग गया कि अब हमको उतना डिपॉजिट बैकिंग में रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही घर का हाल ले लीजिए, आपके पापा को बैंक वाले अप्रोच कर रहे हैं, भाई साहब 100 करोड़ का लोन ले लीजिए, और आपको भी पता है कि आपके घर में 100 करोड़ रुपए कैश नहीं है, ना 100 करोड़ का लैंड है, ना 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बट बैंक तब भी 100 करोड़ क्यों दे रहा है? क्योंकि उनको पता है कि आपके पापा के पास जो बिजनेस आइडिया है वो 500 करोड़ का है। अगर हम आपके पापा को लोन दे देते हैं तो वो इजिली रीपेमेंट कर देंगे, तभी बैंक वाले आपको लोन देते हैं। कभी आपने सुना है मोहल्ले के भिखारी को बैंक वाले फोन कर, लोन लोगे क्या? नॉट एट ऑल। पहले मेरे को एचडीएफसी का मैसेज आता था, प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ 8 लाख रुपीज इज सैंक्शनड। 1 अप्रैल के बाद ये प्री अप्रूव्ड 4 लाख रुपए हो गया। सर ऐसा क्यों, आप विजय माल्या बन गए थे क्या? मैंने अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाला 4 अप्रैल को, 1.5 लाख अपने प्रोविडेंट फंड में जमा कराया इस साल की टैक्स सेविंग। तो टैक्स सेविंग तो मार्च में की जाती है, अगले मार्च में नहीं, इस अप्रैल में कर ली मैंने स्टार्टिंग में। और 1.5 लाख अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जमा करा दिया। मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। इन नालायकों ने मेरी क्रेडिट लिमिट भी कम कर दी। अब फोन ऑन नहीं आता, सर लोन लेंगे क्या? समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड दिस। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? जो मनी आपने बैंक में रखा है, एज एंड व्हेन यू रिक्वायर इट यू कैन विथड्रॉ इट। जब आपको मर्जी होगी आप पैसा निकाल सकते हो, डिपॉजिट को आप डिमांड कर सकते हो। कमोडिटी वैल्यू ऑफ अ चेक इज मच लोअर देन इट्स मनी वैल्यू। आपके पापा ने एक चेक काटा 1 करोड़ रुपए का और मेरे बर्थडे पे मेरे को गिफ्ट दे दिया। कितने का है चेक? सर 2 रुपए 40 पैसे इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है बस, बट उसके ऊपर लिखा कितना गया है? 1 करोड़ रुपीज। तो इट्स मनी वैल्यू इज मच मोर, बट इंट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी 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 लेस। समझ में आ रही है बात? एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस मच? चलो, कंफर्म, क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। So next people are supposed to put the heading titled as children money supply. बोर्ड में एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, who supplies money to the public? कुछ बच्चे गलती से आंसर लिख के चले आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक को पैसे नहीं देता है, इट इज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। आई रिपीट, इट इज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। सो बच्चों, मनी सप्लाई समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ कैटेगराइजेशन बता देता हूं, तब आप मनी सप्लाई समझ पाएंगे। गॉट इट क्लियर? सो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, मनी सप्लाई।
and below that write various bodies associated with the authority of holding and distributing money. So यहाँ पे अगर हम अथॉरिटीज की बात करें चिल्ड्रन, तो इट इज द कॉमन पब्लिक. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन पब्लिक में दो तरह के लोग आ जाएंगे. फर्स्ट वी कैन से हम और आप, इंडिविजुअल्स टाइटल्ड एज व्हाट, हाउसहोल्ड्स. एंड सेकंड चिल्ड्रन आपके पापा मम्मी का बिजनेस टाइटल्ड एज व्हाट, फर्म्स. Thereafter we have what is called as commercial banks. बैंक्स जो होते हैं वो दो तरह से पैसे स्टोर करके चलते हैं बच्चों. फर्स्ट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म एंड अदर इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में दे कीप मनी इन सेविंग अकाउंट एंड बिजनेसमैन के लिए व्हाट, करंट अकाउंट. एंड लॉन्ग टर्म के लिए it is kept in term deposit. इसका एक और नाम होता है fixed deposit. And sometimes we also have recurring deposit. Recurring deposit में every month you keep on depositing money. Withdrawal 4-5 साल के बाद एक बार ही होगा. इस पे rate of interest same रहता है as that of FD. Then children we have these days post offices. और पोस्ट ऑफिस के पास भी जो डिपॉजिट्स होते हैं बच्चों, वो भी दो तरह के होते हैं. वन इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म एंड अदर इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म. अगेन पोस्ट ऑफिस पीपल ऑल्सो हेल्प द कॉमन पब्लिक टू ओपन सेविंग अकाउंट्स. हाँ, पोस्ट ऑफिस में बच्चों करंट अकाउंट नहीं खोल सकते आप. एंड लॉन्ग टर्म के केस में पोस्ट ऑफिस का FDR होता है, जिसे आप टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं. मंथली इनकम स्कीम होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, किसान विकास पत्र होते हैं. अलग अलग तरह की ये स्कीम्स होती हैं. पोस्ट ऑफिस का FDR या टर्म डिपॉजिट एकदम बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है. लमसम मनी आप डिपॉजिट करिए. फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक आपको जो इंटरेस्ट देगा वो हर 3-3 महीने पे आपके अकाउंट पे ऐड ऑन होता रहेगा. और आपने 5 इयर्स का अगर बैंक का फिक्स डिपॉजिट कराया है तो 5 इयर्स के बाद कैश मिलेगा. ये बाय डिफॉल्ट है. आप 3-3 महीने में कैश लेना चाहे बैंक दे देगा. पोस्ट ऑफिस आपके इंटरेस्ट को कभी भी एक्यूमुलेट नहीं करेगा. एवरी ईयर वो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा डाल देगा. तो बैंक में जब आपने टर्म डिपॉजिट कराया, देयर आर 2 चॉइसेस. इंटरेस्ट हर 3-3 महीने पे चाहिए या एक्यूमुलेट करवाना चाहते हैं, चॉइस आपको बतानी पड़ती है. बट पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट में एक्यूमुलेशन नहीं होता. वो इंटरेस्ट आपको कैश पे कर देते हैं हर साल बाय डिफॉल्ट. MIS वन टाइम मनी डिपॉजिट होता है. आपने पढ़ा था लास्ट ईयर फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास में. 4.5 लाख का सिंगल, 9 लाख का डबल डिपॉजिट, और हर महीने आपको 4.5 लाख पे 2145 इंटरेस्ट मिलता है. बट ये पैसा 5 साल के लिए वहां पे ब्लॉक हो जाएगा. अब सर मेरे को बीच में पैसे चाहिए तो थोड़ा सा पीनल इंटरेस्ट करता है, पैसे वापस आ जाते हैं. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है. ये पैसा गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है. जो मनी आप इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट उस पर तो टैक्स नहीं लेगी आपसे, बट नेक्स्ट ईयर जब आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको टैक्स देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता. KVP किसान विकास पत्र एकदम NSC की तरह होता है, बट इस पे कोई भी आपको टैक्स सेविंग का एडवांटेज नहीं मिलता. रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग सेम ही होता है, 0.25 वगैरह का डिफरेंस हो. द डिफरेंस इज NSC का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाती है. KVP जो होता है किसान विकास पत्र, ये पैसा
फार्मर्स के वेलफेयर प्रोग्राम्स में यूज होता है। खैर हमको जो पढ़ना है हमारे हिसाब से इट इज ऑल वन एंड द सेम थिंग। इतना कर लिया सबने? चलिए अब आप करेंगे क्या, आपको कुछ नंबरिंग अलॉट करनी है सबको बच्चों। आप इसे बोल देंगे 1, दिस वुड बी कॉल्ड एज 2, दिस वुड बी कॉल्ड एज 3, this would be called as 4 and this would be called as 5। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं 1 2 3 4 5 में कौन सा मनी मोस्ट लिक्विड है, जब चाहोगे तब मिल जाएगा, आंसर चिल्ड्रन। फर्स्ट जो हाउस होल्ड और फर्म्स के पास कैश पड़ा है वही मोस्ट लिक्विड है, वही मोस्ट लिक्विड है। देन अगर मैं आपसे पूछूं आफ्टर दैट जो आपकी जेब में पैसे पड़े उसके अलावा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों में से किससे पैसे जल्दी आएंगे? सेविंग अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट से भी पैसा आने में 2-3 घंटे लग सकते हैं, तुरंत पैसा नहीं देगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो सेमी लिक्विड की कैटेगरी में आएगा 2 and 4। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लीस्ट लिक्विड क्या है, तो आपका आंसर होगा सर जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया है 4 ईयर 5 ईयर का, 4 ईयर 5 ईयर के बाद ही पैसा मिलेगा। आज अगर लेने जाएंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कट जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कुछ भी हो जाए, मर जाए इंसान, मरता है तो पोस्ट ऑफिस वाले पैसा नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपने टैक्स एग्जेम्पशन इस पे क्लेम किया हुआ है। ये एडवांटेज जब आपको मिल चुका है तो गवर्नमेंट कह रही लीगल एयर को, जिसके नाम का था उसकी तो डेथ हो गई, लीगल एयर को पैसे 5 साल के बाद ही मिलेंगे। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। इसी के बेसिस पे आरबीआई ने अराउंड 1980s ये डेफिनेशन दी है। जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो M0 M1 की कैटेगरी में चला गया, जो लीस्ट लिक्विड है फिर वो M2 M3 M4 में चला गया। समझ में आ गई बात? तो उसको समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है, और ये दुनिया की किसी किताब में ऑथर्स ने लिखा नहीं हुआ है। सो लोगों को बातें समझ में आई? तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं, घर में कैश बॉक्स में रखा हुआ पैसा, बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा, और 5 साल का फिक्स डिपॉजिट। लीस्ट लिक्विड तो 5 साल का फिक्स डिपॉजिट होगा, और तुरंत कौन से पैसे मिलेंगे? जो घर में है। मान लीजिए आपको 100 रुपीज की जरूरत है, जेब में एटीएम कार्ड भी और 100 रुपए भी है, तो आप क्या करेंगे? 100 रुपीज निकाल के पहले दे देंगे ना, फिर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा व्हाट यू विल डू? एटीएम से जाके विड्रॉ करेंगे, बैंक से जाके विड्रॉ करेंगे, वो भी खत्म हो गया तो क्या करेंगे? फिक्स डिपॉजिट तुड़वाएंगे लास्ट में अपना। तुड़वाएंगे क्या मतलब सर, मारेंगे क्या उसको? अरे मतलब मैच्योर करवा लेंगे उसको। मतलब सर उसकी उम्र 18 साल करवा देंगे तुरंत? अरे मतलब बैंक से कहेंगे इसको एनकैश कर दो। तो लेमन लैंग्वेज में तुड़वाना, बैंकिंग की भाषा में एनकैश करना। ठीक है, सब लोग इसको कंप्लीट करिए फास्ट। सो लेट्स कंटिन्यू। क्या लिखा है यहाँ पे? फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ पे लिखा है इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। अब पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक का मतलब पब्लिक सेक्टर में इंडिविजुअल्स भी और बिजनेस फर्म्स भी हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए, ये सब तो टोटल टाइम पास था, मेन जो मतलब का क्या था। 67-68 में आरबीआई ने नैरो सप्लाई मनी का मेजरमेंट दिया। 77 में थोड़ी सी इनको अकल आ गई, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या बना दिया? M1 M2 M3 एंड M4, जिसमें M1 का मतलब क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, मतलब आज ही पढ़ेंगे। पहले आप मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की जीके नोट कर लीजिए जरा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है। तो 1967-68 में पता है आरबीआई क्या बोलता था? मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक इज मनी सप्लाई। क्यों? क्योंकि उस समय आरबीआई उतना ही पैसा छापता था जितना पब्लिक को इमीडिएटली चाहिए होता था। एंड इन दोस टाइम्स चिल्ड्रन, पूछिएगा दादाजी से, आपको बताएंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ होगा 67-68 का, तो ही लेट यू नो। बेटा हमारी जो सैलरी थी ना पहली, वो 125 रुपए थी, और आज 125 रुपए क्या है? पहले दिन बच्चा जब स्कूल जाता है नर्सरी में, उसकी मम्मी 500 रुपए लेके जाती है और वो छुट्टी में 125 खर्च करवाता है। कहाँ खर्च करवाएगा? वो 25 रुपए की कोई नई पेंसिल देखेगा, देखेगी जो उसकी पड़ोसन स्कूल में लाया था, लाई थी। फिर 50 रुपए का उसको सो कॉल्ड चिप्स खाना होगा, और 50 रुपए का उसको जूस पीना होगा। सर आपको इतना कैसे डीप पता है? आप बीती बताता रहता हूं मैं आप लोगों को, समझ में आया? तो उस जमाने में किसी के दादाजी 125 रुपए महीना कमाते थे, पूरे घर का खर्चा चलता था।
हमारे जमाने में सैटरडे को 10 रुपए मिलता था स्कूल जाते समय। आज अगर किसी के पापा 10 रुपए दे देना, बच्चा कहेगा मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, आज बेइज्जती हो जाएगी मेरी, क्या फायदा। इन्फ्लेशन की वजह से मनी वैल्यू बहुत गिर चुकी है। सोचिए 125 रुपए में पूरी फैमिली चला करती थी। गॉट इट क्लियर? और आज 125 रुपए में आपका एक वक्त का अच्छा सा रिफ्रेशमेंट भी नहीं आएगा। तो आरबीआई को भी पता था भाई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, बहुत डेवलपमेंट है नहीं। कोई 2000 रुपए की नोट छपती थी क्या उस जमाने में? हार्डली 100 रुपए की नोट होती थी। ये 1000 की नोट तो अभी आई है पीछे 2004-5 या 1-2 के आसपास, यू कैन से। 1977 में आरबीआई को पता लगा कि हम बहुत पिछड़ी जाति एवं जनजाति हैं, हम अदर बैकवर्ड क्लास हो गए हैं, दूसरे देश आगे जा रहे हैं, अब मनी की रिक्वायरमेंट लोगों की फर्क है। पहले मेजॉरिटी लोग पैसे घर के अंदर रखते थे, आज तो गूगल पे चलता है। तो आज बेसिकली घर के अंदर पैसे बहुत कम है। हाँ, आज अगर आप बात करें सो कॉल्ड इमीडिएट मनी की, तो गूगल पे भी इमीडिएट मनी है। डिमांड डिपॉजिट में गूगल पे आएगा। एनीवेयर यू कैन जस्ट क्लिक स्कैन दैट क्यूआर कोड और आप अपना 4 डिजिट का पासवर्ड, जैसे मेरा पासवर्ड 1234 है, ऑब्वियसली बात है झूठी बोल रहा हूँ, आप यूज करके 2 रुपए 10 रुपए किसी को दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता कि गूगल पे कैसे काम करता है, यू हैव माई फोन नंबर, 1-2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके देख लिए, पता लग जाएगा। हफ्ते 10 दिन में वापस कर दूंगा आपको मैं, इंटरेस्ट खाने के बाद। खैर, तो 67-68 में आरबीआई बैलबुद्धि था थोड़ा सा, तो यही सोचते थे कि जितना पैसा पब्लिक के पास होना चाहिए उतना ही छापो और बस वही मनी सप्लाई है। बट अब एंटिटीज अलग अलग हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडिविजुअल लोग हो गए, बैंक्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, सब जगह लोग फिक्स डिपॉजिट वगैरह कराने लग गए। तो एवोल्यूशन हुआ इसका, तो आरबीआई ने भी अपनी डेफिनेशंस को थोड़ा सा इवॉल्व कर दिया। सुनाई पड़ गई बातें? चलिए तो लेट्स स्टार्ट। 1977 तक लिख चुके लोग। सबसे पहली डेफिनेशन किसकी है बच्चों? M1। देखिए ध्यान से, M1 में क्या लिखा है? करेंसी एंड कॉइन्स विद हुम। पब्लिक में कौन कौन आता है सर? पब्लिक में इंडिविजुअल, हमारे आपके दोस्त यार हम आप आते हैं, एंड वी हैव बिजनेस कम्युनिटीज। इनके पास जो पैसा होता है ये। डिमांड डिपॉजिट्स की अगर बात करें बच्चों, मेरे आपके जैसे लोगों के बैंक में कौन से अकाउंट होंगे? सेविंग। और बिजनेसमैन के जनरली कौन से अकाउंट होंगे? करंट अकाउंट। वही चीज है जो मैंने आपको लिखवाई थी, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है प्रोफेशनल होगा, नहीं तो किताब कौन खरीदेगा, सिलेबस कौन पढ़ेगा। अगर इतना आसान लिख दिया जाता जो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे लिख के दिखाया है, गॉट इट क्लियर, आप क्लास भी ना ज्वाइन करते। मैं तो चाहता हूँ किताब में और डिफिकल्ट लिखे, और डिफिकल्ट लिखे। समझ में आ गई बच्चों बात? पक्का? तो M1 में हमारे हिसाब से क्या क्या आएगा? फर्स्ट आ गया पूरा, ओके। और बैंक में सेविंग और करंट अकाउंट भी आ गया। तो M1 में हमने अपनी कौन सी चीज देखी, हम यहां पे लिखेंगे नोट्स का फर्स्ट एंड सेकंड। ये तो था ना? कॉपी कर लीजिए M1 चिल्ड्रन, वेरी क्विकली वेरी क्विकली। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में? सर कैसा न्यूमेरिकल आएगा? आपको बता देंगे कि पब्लिक के पास 2000 करोड़ रुपए है, बैंक में सेविंग अकाउंट में 600 करोड़ है, करंट अकाउंट में 400 करोड़ है, और फिक्स डिपॉजिट 4000 करोड़ का है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M1। तो M1 में फिक्स डिपॉजिट तो नहीं आएगा ना, आंसर इज 3000 करोड़। 1 मार्क का MCQ न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज M1? तो दिस इज कॉल्ड एज मोस्ट लिक्विड। सर क्यों मोस्ट लिक्विड? भाई कैश आपके घर में जेब में पड़ा है, तुरंत यूज हो जाएगा। सेविंग अकाउंट में आप पैसे निकालने जाएंगे, बैंक वाले क्या करेंगे? बेड़ियों से बांध नहीं, नहीं निकाल सकते पैसा। अच्छा क्यों निकालने हैं, क्या चाहिए पैसा आपको? पूछता है बैंक ऐसा? बिल्कुल नहीं पूछता। वैसे ही करंट अकाउंट से जब आप पैसा निकालेंगे तो बैंक नहीं पूछेगा। बट जब आप अपनी 2 करोड़ की FD एंड कैश कराने जाएंगे ना टाइम से पहले, ऐसा लगेगा आपने मैनेजर की किडनी और लीवर एक साथ मांग लिया हो। क्यों ले जा रहे हैं पैसा? व्हाट इट क्लियर? पैसा रहेगा तो बैंक वाले उस पैसे को किसी को लोन देंगे, लोन पे वो इंटरेस्ट कमाएंगे और अपनी जेब में रख के थोड़ा सा आपको दे देंगे। कभी कभी बैंक से लोन लीजिए और पहले ही उसको क्लोज कर दीजिए। 10 साल का लोन लिया, 4 इयर्स में वापस करने चले जाइए, बैंक मैनेजर छुट्टी ले लेगा उस दिन, मिलेगा ही नहीं आपको। नहीं, लोन अभी नहीं बंद हो सकता, क्योंकि लोन आपने वापस कर दिया तो बैंक की इंटरेस्ट इनकम अंडा हो जाएगी। समझ में आई बात की नहीं? चलिए चलो, लिख लिया सबने? M1 पूरा कंप्लीट कर लिया? बी क्विक बी क्विक बी क्विक। यस सर। तो M1 को लीगल टेंडर भी बोलते हैं सर। फिएट मनी क्यों बोलते हैं सर? फिएट गाड़ी खरीदेंगे क्या इससे? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। फिएट मनी वो मनी होता है जो तब छपता है जब गवर्नमेंट को मेजॉरिटी टाइम्स क्राइसिस फेस करना पड़ता है। ये क्राइसिस शब्द होना बहुत जरूरी है।
और ऐसा नहीं कि आरबीआई का मन है आ चलो आज 2 लाख नोट छाप लें। जब नीड जेनरेट होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सो कॉल्ड अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो रिसर्च करके बताएंगे कितने नोटों को और छापने की जरूरत है। ऐसा थोड़ा हर दिन नोट छपता रहता है, समझ में आई बात? हर दिन नोट छपता रहेगा तो आप घर में आलू की टिक्की के बजाय नोट की टिक्की खाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब रिक्वायरमेंट होती है तब करेंसी छापी जाती है। कटे फटे नोट जितने वापस आते हैं आरबीआई के पास, गॉट इट क्लियर, उतनों का रिप्लेसमेंट आरबीआई तुरंत कर देगा, बिकॉज वो तो करेंसी मार्केट में थी, वापस आई तो रिप्लेसमेंट उसका चाहिए। क्लियर? एल्स अगर 25 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है और कंट्री में 25 लाख करोड़ है, तो उतने दिन के लिए आरबीआई का जो इंग्लिश में मिंट, हिंदी में टकसाल और फ्रेंच भाषा में सिग्नोरेज बोलते हैं, इसको बंद कर दिया जाता है। सर एम्प्लॉय तो बढ़िया है वहां के, छुट्टी एकदम, छुट्टी किसी की नहीं होती, काम पे सबको आना पड़ता है, डेटाबेस रिकॉर्ड मेंटेनेंस। आपको लगता है ना छुट्टियां चल रही है, टीचर भी छुट्टी पे है, तो छुट्टी चलती है, टीचर के ऊपर डबल काम होता है बेसिकली, तो टीचर की छुट्टी नहीं होती है, बच्चे की छुट्टी होती है। वैसे यहाँ पे मिंट वालों की छुट्टी नहीं होती है। ओके, तो फिएट मनी भी बोलते हैं क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी हम छापेंगे छापेंगे। और लीगल टेंडर, भाई लीगली इट कुड बी ऑफर्ड अमंग ईच ऑफ अस, एंड ये पेमेंट और रिसिप्ट पे सेटलमेंट के लिए काम करता है। तो M1 का मतलब सबको समझ में आ गया? पक्का? तो हर वो पैसा जो बाजार में चल रहा है वो लीगल टेंडर है, चाहे वो M1 हो, चाहे M2 हो, चाहे M3 हो, चाहे M4 हो। बट अगर मैं इसके अंदर बैंक का फिक्स डिपॉजिट डाल दूंगा, आपके पास 50,000 की बैंक की एक एफडी है, आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने चाहिए और पैसे की बजाय उसको एफडी दीजिए, ले लेगा वो आपसे, तो वो लीगल टेंडर, वो ऑप्शनल मनी है। क्या है? ऑप्शनल मनी है। समझ गए बात को? चलिए मूविंग अहेड। एक शब्द लिखा है कि नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। सर इसका क्या मतलब है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई बैंक को 2 लाख करोड़ का लोन दिया है, ये पैसा स्टिल बैंकिंग सिस्टम के अंदर है, ये पब्लिक के पास नहीं गया, इसे आप M1 में इंक्लूड नहीं करेंगे। M1 में वो मनी इंक्लूड होता है जो पब्लिक के पास हो। सेविंग अकाउंट में बच्चों जो आपके पैसे होते हैं ना, बैंक उसको किसी को लोन पे नहीं देता। जो आप बैंक में एफडी करवाते हो, बैंक उसी पैसे का लोन देता है, क्योंकि पता है भाई आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, कभी भी आके आप वापस मांग सकते हो। तो सेविंग अकाउंट के मनी को बैंक कभी भी किसी को नहीं देगा। और कभी कभी आपके पापा मम्मी को बैंक से फोन भी आता है, अरे अग्रवाल जी 50 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में पड़ा है, जरूरत क्या है, मैं 45 करोड़ की एफडी कर दूं, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। पापा बेचारे क्या बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया हाँ कर दो, क्योंकि पापा ना बोलेंगे फिर 10 बार फोन करेगा, बिजनेस का और नुकसान है, कर दो। पापा ईमेल कर देंगे सीधे हेड ऑफिस कि आपके एम्प्लॉयज इस तरह से काम करते हैं। ओके, तो सेविंग अकाउंट का पैसा कभी भी बैंक आपको सो कॉल्ड टच, मतलब आपको टच करने देगा, खुद वो किसी को लोन नहीं देगा, बिकॉज एनी टाइम यू कैन कम एंड से मेरा पैसा मेरे को दो। इसीलिए वो प्रेशराइज करते हैं, 50 लाख रुपए पड़ा है सेविंग अकाउंट में, भाई ज्यादा जरूरत तो नहीं पैसे की, तो 4-5 लाख रख लो। बाकी बैंक का एम्प्लॉय कहेगा सर एफडी कर दूं, इंटरेस्ट भी अच्छा है, मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा, आप कहेंगे लो भैया कर दो एफडी। अंडरस्टूड? ये क्या होता है सर? ऑयलर डिपॉजिट क्या होता है? सर ये तो पहली बार हमने देखा, नहीं मैंने भी 2-4 बार देखा है। जिससे आरबीआई तेल खरीदता है वो ऑयलर डिपॉजिट होगा? बिल्कुल नहीं। जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरबीआई अपने पास रखता है उसे बोलते हैं ऑयलर डिपॉजिट, और इस पैसे को रखा जाता है कंसोलिडेटेड, जीके की चीज अच्छी है लिख लीजिए, फंड ऑफ इंडिया। तो जो आपके पापा इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं वो पैसा भी बैंक में ही डिपॉजिट होता है। कहाँ डिपॉजिट होता है? जनरली एसबीआई की ब्रांचेस में जमा होता है, और उस अकाउंट का नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपका भी सेविंग अकाउंट है, मेरा भी सेविंग अकाउंट है, मेरे सेविंग अकाउंट का नंबर 1234 होगा, आपका 9268 होगा, बट भारत सरकार के सेविंग अकाउंट का नंबर क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसमें जो पैसे पड़े होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? ऑयलर डिपॉजिट। क्यों सर? क्योंकि वो तेल की तरह धड़ के निकल भी जाता है और बढ़ भी जाता है। समझ में आ गया? पहली बार इस शब्द शायद आपने सुना होगा। यस, क्या अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो पैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, चोरी वोरी ना हो जाए, या फालतू ही पड़ा है किसी काम का नहीं है, तो वो आरबीआई को देंगे, आरबीआई वो पैसा आगे किसी बैंक को देगा। मैंने बैंकिंग स्टार्ट किया था, रेपो और रिवर्स रेपो में आपको मीनिंग बताया था, ये बात उस दिन डिस्कस की थी हमने। तो वो पैसा किसके पास गया? आरबीआई के पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब चाहेगा वो पैसा उस दिन मांग लेगा, तो वो भी एक तरह का डिमांड डिपॉजिट ही है। मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए,
ठीक है, तो मैंने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, अब मैं उस पैसे को कभी भी निकाल सकता हूँ। बैंक को पता है ये इंसान पिछले 3 साल से पैसा निकालने नहीं आया, तो या तो बैंक अब वो पैसा मेरा किसी को लोन पे दे सकता है, प्रोवाइडेड मैं उसकी एफडी बनवाऊं, या बैंक को एक एक्सपीरियंस है कि नहीं ही निकलेगा पैसा, तो बैंक सेविंग का पैसा भी शायद लोन में दे दे। लोन लेने वाला कोई है ही नहीं बैंक के पास, जानबूझ के पैसे दे नहीं, रख लो रख लो रख लो, जैसे बुआ जी घर आई थी और आपको पैसे दे नहीं, रख लो, ऐसा नहीं करेगा बैंक। तो तब बैंक वाले वो एक्सेस पैसा किसको दे देंगे, आरबीआई को, आरबीआई उसको किसी प्रोजेक्ट वगैरह में गवर्नमेंट को देके इन्वेस्ट कर देगा, तो ये भी एक तरह का डिमांड डिपॉजिट ही होता है। ओके, क्या ये पैसा जो एक्स्ट्रा था आपके पास, आपने बैंक से निकाला नहीं, तो बैंक वाले ये पैसा आरबीआई में जमा कर देंगे, आरबीआई उस पैसे को किसी और बैंक को फंड कर देगा, वहां से इंटरेस्ट कमाएगा और आपके बैंकर को दे देगा इंटरेस्ट। नहीं, तो आरबीआई तो कहीं ना कहीं नीड देख ही लेगा, और अगर सोसाइटी में नीड नहीं है तो पता है क्या करेंगे बैंक वाले, अभी तक 4% सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट था, ये कर देंगे 1%। जब 1% इंटरेस्ट कर देंगे तो आपको पता है बैंक में कुछ मिलना मिलाना तो है नहीं, यू विल विड्रॉ योर मनी, इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स। हर जगह होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है। चले आगे, तो ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए, हाई पावर्ड कमेटी बैठी है जांच करने के लिए। ये सर हाई पावर्ड मनी क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कैश रिजर्व विद द बैंक, M1 बोले या हाई पावर्ड मनी बोले, बात एक ही है। ये मत सोचिएगा हाई पावर्ड मनी मतलब इसमें करंट रन चल रहा है, घर में ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई तो नोट लगा दे, नथिंग लाइक दैट। तो M1 और हाई पावर्ड मनी एक ही चीज है। तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं, अगला प्रसारण इसी केंद्र से होगा डे आफ्टर टुमारो। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। वीडियो अपलोड हो जाएगा, अच्छा लगेगा अंगूठा जरूर दिखा दीजिएगा, कुछ कमेंट भी कर दिया करिए बढ़िया वाले।